Hello students, today again we are going to take some questions, 20 questions, and today's topic is determiners. So last video में बात की थी आर्टिकल्स के बारे में और आज हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में, बट एज क्वेश्चंस के रूप में लेंगे उनको वन बाय वन. वी हैव 20 क्वेश्चंस इन टोटल एंड we'll discuss them one by one and try to know what actually the thing is और कैसे आपने सीखा समझने की कोशिश करें. One explain, try to note down the things that I tell you. Okay, I hope you understand and feedback आप दे सकते हैं बाद में. Right? Okay, let's begin. शुरुआत करते हैं. डिटर्मिनर्स टॉपिक आज का है, इसमें 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. वन बाय वन को डील करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है क्या चीज़ है. नंबर 1, पहला देखिए क्वेश्चन आ रहा है. We wanted to recruit blank workers for the task. पहला सेंटेंस है. डिटर्मिनर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा. टॉपिक जरूर दिमाग में रखिए. 20 क्वेश्चंस करेंगे. 20 क्वेश्चंस के दौरान you should have in your mind that you are going to deal with determiners. Okay, not articles. आर्टिकल्स की बात कल की थी, आज बात करेंगे डिटर्मिनर्स की. कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा बीच बीच में आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्यों है ऐसा क्यों नहीं है. दिस शुड बी द मेन फोकस ऑफ आवर डिस्कशन टुडे. सो लेट्स बिगिन. शुरुआत करते हैं. इसमें पहली चीज़ जो आपके सामने आ रही है वो है कि इसका अनुवाद कर देता हूँ पहले मैं आपके लिए. लिखा है कि हम भर्ती करना चाहते थे कर्मचारियों को उस काम के लिए. तो रिक्रूट का मतलब आप जानते हैं सभी, रिक्रूट होता है भर्ती करना, हायर करना. यस, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक आपकी बात. हायर करना, किराए पर लेना, एक नौकरी पर रखना, उसे कहते हैं रिक्रूट करना. We wanted to recruit blank workers for the task. हम कर्मचारियों को, श्रमिकों को भर्ती करना चाहते. अब कितने श्रमिक हम भर्ती करना चाह रहे थे, इनमें सब वन बाय वन चेक करते हैं. पहला ऑप्शन दिया गया है मैनी ए, दूसरा ए मैनी, तीसरा एनी और चौथा है सम. ओके, चेक कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन उठता है मैनी ए क्यों नहीं आ सकता. पहली बात याद रखिएगा, मैनी ए पॉसिबल है, लेकिन मैनी ए के बाद जो नाउन आता है वो नाउन होता है काउंटेबल सिंगुलर, इसलिए मैनी ए नहीं आ सकता. मैनी ए पहला ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ सकता. उसका कारण ये है कि यहाँ पर मैनी ए जब भी आए उसके बाद जो नाउन दी जाती है ध्यान दीजिएगा, वो नाउन होनी चाहिए काउंटेबल सिंगुलर, तब जाके आप मैनी ए का प्रयोग कर सकते हैं. क्योंकि मैनी के बाद जैसे ही ए लगता है उसके बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल सिंगुलर होता है, तो मैनी ए गलत हो जाएगा. ए मैनी पॉसिबल नहीं है, इसका रीज़न आप देख सकते हैं. अगर ए गुड मैनी होता तो बिल्कुल इस संभव था, लेकिन ए मैनी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. ए मैनी नहीं कह सकते, मैनी ए कह सकते हो, पर मैनी ए के बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल सिंगुलर होता है. ये है प्लूरल वर्कर्स, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है. दूसरा, ए मैनी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. मैनी से पहले ए ऐसे नहीं लगता है. हाँ, कभी कभी ये हो जाता है कि ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी, ओके, ये जरूर आ सकता है, ए गुड मैनी या ग्रेट मैनी, लेकिन सिर्फ ए मैनी आए ऐसा नहीं होता, इसलिए गलत है. एनी क्यों नहीं आ सकता. एनी नॉर्मली यूज़ किया जाता है ऐसे वाक्यों में जो नेगेटिव हैं या इंट्रोगेटिव हैं. ये वाक्य साधारण वाक्य है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन या नेगेटिव शब्द आपको नहीं दिख रहा है जो एनी के साथ हम प्रयोग करें, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है. यानी कि आप एनी का प्रयोग भी नहीं कर सकते. उसके एक ही कारण है, यहाँ पर और कोई कारण नहीं है. आप ये मत सोचिएगा कि एनी के बाद तो एक वचन आता है. ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं और एस्पिरेंट्स हैं वे ये सोचते हैं कि एनी के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है. ज़्यादातर के दिमाग में ये रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है. एनी के बाद दोनों प्रकार के नाउन आ सकती है, वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है. तो इसलिए ये वाक्य साधारण है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. एनी का कोई काम यहाँ पर नहीं है और उसका कारण एक ही है कि वाक्य अफर्मेटिव है. अगर ये नेगेटिव होता तो भी एनी सही हो जाता. अगर ये क्वेश्चन होता तो भी पॉसिबिलिटी थी कि एनी सही होता, लेकिन ये वाक्य बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी नहीं है. एक ऑप्शन बचा है सम हर तरह से आपको सही दिख रहा है. फिलअप करके देख लीजिए तो आपका राइट आंसर होगा सम. ओके, ये तीनों जो हैं गलत हैं, तो और इसका कारण है वो आपको बता दिया गलत क्यों है. तो वी वांटेड टू रिक्रूट सम वर्कर्स फॉर द टास्क. सम इज द करेक्ट आंसर, सम इज द राइट आंसर.
ओके, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सम, पहला पॉइंट, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। टॉपिक चला डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। उसी के अनुसार क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए आपके लिए स्पेशली, और फोकस कीजिएगा वन बाय वन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ रहा है, आई हैव हार्डली सी ब्लैंक, आई हैव सीन हार्डली ब्लैंक और वर्ड्स रिटन ऑन द शीट। इसका मतलब हुआ कि मैंने शीट पर लिखे हुए शायद ही कोई शब्द देखे हैं। आई हैव सीन हार्डली ब्लैंक वर्ड्स रिटन ऑन द शीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द हमें बता रहा है हार्डली। हार्डली की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हार्डली जब बात की जा रही है तो हार्डली के साथ ऑलमोस्ट ऑलवेज फिक्स्ड है, कोई ऐसा शब्द आएगा जो आधा नेगेटिव माना जाता है। सम नहीं आ सकता हार्डली के साथ। इसका रीज़न बता दूं, हार्डली एक थोड़ा सेमी नेगेटिव शब्द माना जाता है, सेमी नेगेटिव वर्ड माना जाता है। सेमी नेगेटिव शब्द वे होते हैं जो पूरी तरह से दिखने में आपको नेगेटिव नहीं लगते हैं, पर उनका मीनिंग नेगेटिव होता है, या उसका अर्थ होता है ना के बराबर। हार्डली का मतलब है ना के बराबर, या आप कहते हैं शायद ही। आप हिंदी में कई बार कहते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं, आप कहते हैं शायद ही किसी को जानता है। जब आप कहते हो शायद ही किसी को जानता है, ये शायद ही जो है ये हार्डली है। और शायद ही के बाद आप किसका प्रयोग करते हैं, आप कहते हैं किसी। किसी का मतलब है एनी, ओके। वह शायद ही किसी को जानता है। इसी प्रकार से यहाँ चेक करें, आई हैव सीन हार्डली ब्लैंक वर्ड्स रिटन ऑन द शीट। इसका अर्थ पहले अनुवाद कर देता हूँ, मैंने शीट पर लिखे हुए शब्द शायद ही। अब कितने शब्द, शायद ही तो हार्डली आ गया है। हार्डली के साथ हमेशा याद रखिएगा सेमी नेगेटिव शब्द है तो ऐसा वर्ड आना चाहिए जो नेगेटिव के साथ सेट हो। तो आप जानते हैं हार्डली अगर सेमी नेगेटिव है तो नेगेटिव सेमी नेगेटिव के साथ सम नहीं आ सकता, इसलिए सम का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सम इतना अफर्मेटिव है कि वो नेगेटिव शब्दों के साथ सेट नहीं किया जाता है। हार्डली पूरी तरह नेगेटिव नहीं है पर सेमी नेगेटिव है। सेमी का मतलब आधा नेगेटिव है, इसलिए आप नेगेटिव के साथ सम नहीं लगा सकते। फ्यू क्यों नहीं आ सकता, अगला देखिएगा तीसरा ऑप्शन, फ्यू इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि फ्यू अपने आप में खुद भी नेगेटिव है, डबल नेगेटिव का दोष हो जाएगा। There can be the flaw or I can say the error of double negatives if you put few as well। अगर आप few की बात भी करते हैं तो I just fear that कि you might have the problem or the error of double negatives, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और फिर few भी नेगेटिव हो जाएगा। few का हिंदी अर्थ आपने पढ़ा होगा, होता है संख्या में ना के बराबर। संख्या में ना के बराबर इसका मीनिंग होता है, तो ये खुद भी नेगेटिव है, हार्डली भी नेगेटिव है, इसका अर्थ है ना के बराबर। तो दोनों नेगेटिव डबल नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकता। याद रखिएगा किसी वाक्य में डबल नेगेटिव्स का प्रयोग नहीं कर सकते, करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए फ्यू नहीं आएगा। नो पूरी तरह से नेगेटिव है, इसका कोई चांस नहीं है। हार्डली भी नेगेटिव है और नो तो पूरी तरह से नेगेटिव दिख ही रहा है। नेगेटिव नेगेटिव डबल नहीं हो सकता, इसलिए गलत। एक ऑप्शन सही है एनी। वैसे भी मोटा नियम याद रखिएगा, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली इनके साथ एनी ही आता है। फिर से लिख देता हूँ आपके लिए मैं, याद रखिएगा हार्डली के बाद एनी आएगा, स्केर्सली जो इसी का पर्यायवाची है उसके बाद भी एनी आएगा, और बेयरली के बाद भी एनी आएगा। तो इन तीनों शब्दों के बाद एनी शब्द आता है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ओके। तो इनके बाद जब भी आपसे पूछा जाए कि इनके साथ कौन सा प्रयोग करें शब्द, तो हार्डली, स्केर्सली, स्पेलिंग क्या है SCARCELY, स्केर्सली और बेयरली, तीनों के बाद एनी का प्रयोग करें। नो या सम का नहीं कर सकते, इसलिए राइट आंसर विल बी एनी। यानी आप एग्जाम में क्लिक करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में क्लिक करेंगे एनी, क्योंकि यहाँ पर हार्डली दिया हुआ है, ओके। इसलिए राइट आंसर इज दी एनी। आई हैव सीन हार्डली एनी वर्ड्स रिटन ऑन द शीट। वाक्य बिल्कुल सही हो गया है एनी की वजह से। बाकी सब तीनों गलत हैं। तीनों गलत क्यों हैं मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखें। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी डिटर्मिनर्स पर ही है, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक जो आज हम डील कर रहे हैं तो ये टॉपिक रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। ये
डिटर्मिनर्स से, ओके, और हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में शुरुआत में आ रहा है ए मैन, ओके, ध्यान दीजिएगा, ए मैन ये दिया जा रहा है, ए और मैन वेस्ट्स टाइम इन ट्रिवियल परसूट्स। ट्रिवियल परसूट्स होता है छोटे मोटे काम में या महत्वहीन काम। ट्रिवियल होता है अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल का मीनिंग होता है अनइम्पॉर्टेंट। परसूट्स क्या होते हैं? कोई भी कार्य जो हम करना चाह रहे हैं, जिन्हें हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ों को परसूट्स कहा जाता है। तो अब देखिए शुरुआत में ए मैन आ रहा है। सम के बाद क्या कभी ए मैन आ सकता है? सम ए मैन? नो, नेवर, गलत हो जाएगा। सम के बाद कभी भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, वो हो जाएगा गलत, इनकरेक्ट, रॉन्ग। इसलिए सम इज़ नॉट द राइट आंसर। सम के बाद ए एन नहीं आ सकता, सम नहीं आएगा। एनी के बाद भी आप ए एन नहीं लगाते हैं, ए मैन आया हुआ है पहले से, एनी भी गलत हो जाएगा। एनी के बाद ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, एक ऑप्शन दिया है मैनी और एक दिया फ्यू। पहले फ्यू को ले लेते हैं, क्योंकि फ्यू के बाद भी आप ए नहीं लगाते। आपने सुना होगा ए फ्यू तो अक्सर आप कह देते हैं, ए फ्यू, पर फ्यू ए हम कभी नहीं कहते हैं। अगर फ्यू को आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो फ्यू ए मैन होगा, इसलिए फ्यू भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा मैनी। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि मैनी के साथ एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है जहाँ पर मैनी के बाद ए एन आ सकता है, और जो नाउन आएगी वो आएगी काउंटेबल सिंगुलर। मैनी के बाद ए या एन आ सकते हैं, लेकिन जो नाउन आएगा वो काउंटेबल सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर वो है मैनी, और आपका सी आंसर यहाँ पर सही होगा, यानी सी। ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, आपका जो आंसर है वो सी है, क्योंकि मैनी ए मैन एक स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनेगा। जब आप कहते हैं मैनी ए मैन, उसके बाद आप वर्ब लगाते हैं सिंगुलर, और यहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही है। सिंगुलर कैसे है? फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, इसलिए बिल्कुल ठीक है। मैनी ए मैन वेस्ट्स टाइम इन ट्रिवियल परसूट्स, ये वाक्य बिल्कुल सही है। मैनी के बाद आप लगा सकते ए मैन। आपका सर मीनिंग क्या होगा? वही जो मैनी के बाद बहुवचन का मीनिंग होगा, वही मीनिंग होगा मैनी के बाद ए एन लगाने पर एक वचन का। इसका मतलब मैनी के बाद ए एन में इसको योग लगाकर और उसके बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें, या फिर मैनी के बाद बहुवचन का प्रयोग करें, दोनों का मीनिंग एक जैसा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर मैनी ए मैन या मैनी मैन दोनों इक्वल मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर चूंकि क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है तो इन चारों में से ऑप्शन ए की सेट हो सकता है मैनी, क्योंकि मैनी के बाद आप ए लगा सकते हो, इनके बाद आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते। ना सम के बाद कर सकते हैं, ना एनी के बाद कर सकते हैं, ना फ्यू के बाद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। राइट आंसर विल बी द सी, ऑप्शन सी। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बेशक स्ट्रक्चर पुराना है पर अक्सर आता रहता है। तो जहाँ तक एग्जाम्स की बात, आई वुड लाइक टू से दैट it's really important to know that this structure can be used or can be asked in the examination. So I would like to suggest you all that I would like to suggest that you should follow the structure very carefully. Okay, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि अक्सर आता रहता है। इसके बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। वेस्ट में एस लगा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या एस लगता है तो ये सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। ओके, तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन ए मैन और सिंगुलर ही वर्ब आ रहा है। वाक्य बिल्कुल सही हो गया है, मैन ही लगाना पड़ेगा। नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? लेट्स सी। यस, आई हैड टू वेट फॉर ब्लैंक 3 hours इन द कैफेटेरिया। कैफेटेरिया आप जानते हैं, कैफ़े को कहा जाता है, कैफ़े को कैफेटेरिया भी कहा जाता है। कैफेटेरिया, यहाँ पर इसको आप कैफ़े भी कह सकते हैं, कैफ़े या कैफेटेरिया। आई हैड टू वेट फॉर, और बोलने वाला, इसका अनुवाद कर देता हूँ मैं। बोलने वाला कह रहा है मुझे उस कैफेटेरिया में 3 घंटे और प्रतीक्षा करनी पड़ी। आई हैड टू वेट फॉर ब्लैंक 3 hours इन द कैफेटेरिया। लेकिन अगर मैं कह दूँ आप कह सर 3 घंटे प्रतीक्षा करें तो भी तो ठीक है, बिल्कुल सही है। आप ये भी कह सकते हैं आई हैड टू वेट फॉर 3 hours, वो भी ठीक है। लेकिन
अगर 3 आवर्स से पहले कोई डिटरमिनर हमें पुट करना पड़े तो कौन सा पुट कर सकते हैं आपके हिसाब से बताइए। अगर मुझे 3 आवर्स से पहले कुछ इसमें से यूज़ करना है तो कौन सा राइट आंसर होगा। फॉर सम 3 आवर्स नेवर से दैट। सम के बाद हम इस प्रकार से संख्या सूचक बहुवचन नहीं लगाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं सम 2 3 4, ऐसा हम नहीं बोलते हैं नॉर्मली, ओके, ऐसा हम नहीं कहते हैं। नो 3 आवर्स का कोई तुक नहीं है, आई हैड टू वेट फॉर नो 3 आवर्स, ऐसा कभी नहीं होता है कि नो डिटर्मिनर्स का प्रयोग करें आगे संख्या सूचक शब्द लगाएं, ऐसा भी नहीं होता है। ना तो आप सम के बाद 3 4 लगाते हैं, ना नो के बाद आप 3 4 लगा सकते हैं, फ्यू के बाद भी आप 3 4 का प्रयोग नहीं कर सकते, ओके। आप कैसे फिर अनदर राइट आंसर होगा, बिल्कुल अनदर ही होगा। और आपके दिमाग में प्रश्न उठता है सर अनदर राइट आंसर कैसे हुआ, क्योंकि आप पहली बात सुनते आए बचपन से, अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो, कि अनदर के बाद जो नाउन आता है वो होता है काउंटेबल सिंगुलर। अनदर के बाद जो नाउन आता है कौन सा होता है, वो काउंटेबल सिंगुलर होता है। तो काउंटेबल सिंगुलर, लेकिन अब आप कह सर यहाँ तो प्लूरल आ रहा है, आवर्स तो प्लूरल है और 3 भी प्लूरल है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया है। हम हिंदी में कहते हैं मुझे 3 दिन और लगे, या मुझे 3 दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ी, या मुझे 3 घंटे और बैठना पड़ा। ये जो और शब्द आ रहा है, 3 घंटे और लगेंगे, या उसे 3 घंटे और लग गए, या उसे 3 घंटे और प्रतीक्षा करनी पड़ी, ये जो और शब्द आ रहा है उसके लिए अनदर का प्रयोग किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये मोर की तरह काम कर रहा है, 3 आवर्स मोर, आई हैड टू वेट फॉर अनदर 3 आवर्स का मतलब है, या आंसर आपका होगा डी, ये आंसर होगा। याद रखिएगा, वैसे तो एक मोटा नियम है कि अनदर के बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल सिंगुलर होता है, लेकिन एक और तरीका होता है कि अनदर के बाद यहाँ कोई संख्या सूचक शब्द लगा दें, जिसे अंग्रेजी में न्यूमरल कहते हैं, ओके, और उसके बाद आप नाउन लगा सकते हैं प्लूरल। तो अनदर के बाद, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ भी आपको लिख के दिखा सकता हूँ, जैसे आप कह सकते हैं अनदर और 10 पीपल, और 10 लोग चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए, या आप कहते हैं अनदर 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स लगेंगे इस काम को पूरा करने के लिए। तो ऐसे वाक्यों में आप बहुवचन से पहले, संख्या से पहले अनदर का प्रयोग करते हैं। अनदर 10 पीपल, अनदर 20 मिनट्स, अनदर 3 आवर्स, ये हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 3 आवर्स से पहले अनदर बिल्कुल सही है। इसका हिंदी अर्थ होगा और 3 घंटे मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी उस कैफेटेरिया में बैठकर, ये इसका हिंदी अनुवाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लेट्स सी। यस, ब्लैंक शुरुआत में आ गया, ए पिटी इट इज टू सी हिम बैग। इसका अनुवाद कर देता हूँ पहले, कि कितनी दया की बात है, कितनी करुणा की बात है कि वह आदमी भीख मांगता मुझे दिखाई दिया। इसका मतलब कोई व्यक्ति था जिसके दिन पहले बहुत अच्छे चल रहे थे और अचानक उसका इतना बुरी घटना हुई कि वो व्यक्ति भीख मांगने लग गया। तो आपके मुंह से दया का शब्द निकला, और साथ में एक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, अंत में एक चिन्ह दिख रहा है जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। खड़ी लाइन के नीचे बिंदी होती है, इस निशान को कहा जाता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं हिंदी में से। अब चेक करते हैं कौन सा यहाँ पर शब्द सेट हो सकता है, वो डिटर्मिनर के रूप में लूँगा मैं। ए पीटी से पहले, ओके, ए पीटी से पहले यहाँ पर हाउ, व्हाट, मच और हाफ में से कौन सा शब्द आपके अनुसार सेट हो सकता है। आप अनुवाद क्या करेंगे, आप कहते कितनी दया की बात है उस आदमी को भीख मांगते हुए देखना, क्योंकि आपको लगता वो आदमी पहले काफ़ी ज़्यादा संपन्न था या कुछ उसके साथ बुरा हुआ बहुत ज़्यादा, तो आपको दया आई। तो ऐसे वाक्य हम लोग हमेशा बोलते हैं व्हाट अ पिटी। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, व्हाट अ पिटी इट इज टू सी हिम बैग। बैग का मतलब यहाँ पर क्या है, बैग का मतलब है भीख मांगना, ओके। तो भीख मांगना इसका अनुवाद होगा भीख मांगना, बी जी बैग। बैग से बन गया बैगर, बैग होता है भीख मांगना, सेकेंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगाएंगे, बैग, बैग्ड, बैग्ड। ओके, चेक कर लेते हैं। हाउ ए पिटी इट इज टू नो, हाउ ए पिटी कभी नहीं होता, हाउ के बाद आप नाउन फ्रेज नहीं लगाते हैं, हाउ ए पिटी कभी नहीं बोला जाता है, यानी हाउ के बाद आर्टिकल एन और फिर नाउन नहीं आ सकती, तो राइट आंसर गलत, ये आपका हाउ नहीं हो सकता। आप कहें सर मच क्यों नहीं हो सकता, मच के बाद ए नहीं लगाते हैं कभी भी, क्योंकि मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है,
और ए पी टी को हम ए के साथ यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो काउंटेबल की तरह बिहेव कर रही है। मच कभी भी ए एन से पहले नहीं आ सकता, क्योंकि मच तो खुद भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है और हमने ए लगा रखा है, तो मच का कोई काम नहीं है। आप कहें सर हाफ क्यों नहीं आ सकता, हाफ ए पिटी, नहीं, हाफ ए पिटी कभी नहीं हो सकता। पिटी कोई ऐसी चीज नहीं इसके दो टुकड़े कर दिए जाएं, राइट। अगर आप ये कहते हाफ ए रोटी कह देते, या आप कहते थे फॉर एग्जाम्पल हाफ ए लोफ, लोफ होता है ब्रेड का टुकड़ा, उसे लोफ कहते हैं, LOF। अगर आप कहते हाफ ए लोफ तो भी सही हो सकता था, राइट। अगर आप कहते हाफ ए लोफ, लोफ होता है ब्रेड का, तो भी सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पिटी कोई ऐसी चीज के दो टुकड़े कर दिए जाए, हाफ में बांट दिया जाए, इसलिए हाफ भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है व्हाट अ पिटी। कितनी दया की बात है, कितनी दयनीय बात है कि वह आदमी भीख मांग रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, व्हाट अ पिटी इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों सेट नहीं होंगे, इसलिए राइट आंसर व्हाट करें, ठीक है। ये वाक्य आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, इसके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है, बिल्कुल सही है। और ये चिन्ह देख लीजिए आप, ये चिन्ह बता रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य। आप सब जानते हैं हम एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट का प्रयोग भी करते हैं, हाउ का भी करते हैं, लेकिन व्हाट के बाद हम प्राय नाउन लगाते हैं, जैसे व्हाट ए शॉट, व्हाट ए फिल्म, व्हाट ए मैन ही इज, वो कितना बढ़िया आदमी है। इसी प्रकार से हाउ के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, हाउ प्लेजेंट द डे इज, या हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, या फिर आप कहते हैं हाउ ऑनेस्ट दैट मैन इज, वो आदमी कितना ईमानदार है, या आप कहते हैं हाउ सैड ही इज, मैं कितना दुखी दिखाई दे रहा है, या आप कहते हैं हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ आज बता नहीं सकता। तो हाउ के बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, व्हाट के बाद नाउन। ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये आते हैं कौन से वाक्यों में, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में। ये भी एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, उसकी सबसे बड़ी पहचान अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य बिल्कुल सही है, आंसर होगा बी, व्हाट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्वेश्चन का टाइप चेंज किया जा रहा है, क्वेश्चन का टाइप चेंज किया जा रहा है, क्वेश्चन का टाइप चेंज किया जा रहा है। और अब की बार आपको क्या करना है, अभी जो हमने किए थे वो थे आपको राइट ऑप्शन चूज करना था, MCQ, ओके, उसमें आपको राइट ऑप्शन चूज करना था, सही वहाँ पर आपको चीज़ जो है वो चूज करनी थी। यहाँ पर जो आपको करना है वो क्या करना है, आपको जो बोल्ड पार्ट दिया गया है, ओके, उस बोल्ड पार्ट को, जो बोल्ड पार्ट दिया गया है, जो बोल्ड का मतलब है आप कैपिटलाइज्ड कह सकते हैं, जैसे द फ्यूअर आप देखते हैं बोल्ड पार्ट है या कैपिटलाइज्ड है। बोल्ड पार्ट का मतलब जो कैप्स में है, कैप्स का मतलब जो कैपिटल्स में लिखा गया है वो बोल्ड पार्ट है। उस पार्ट को हटाकर इन चारों में से सही पार्ट लेना, क्योंकि जो बोल्ड पार्ट है वो बिल्कुल सही नहीं है, उसके स्थान पे चारों में से राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। पहला वाक्य देखिएगा क्या दिया गया, छठा क्वेश्चन है इस सेक्शन में। सेक्शन का नाम है रिप्लेस द बोल्ड पार्ट इन द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए वाक्यों में, सेंटेंस बिलो, नीचे दिए गए वाक्यों में जो बोल्ड पार्ट है उसको हटाइए, उसके स्थान पे कोई नया शब्द इनमें चारों में से आपको फिलअप करना है। तो द फ्यूअर को हटाना है, इनमें से क्या लेंगे, ही प्रेज्ड। द फ्यूअर कभी नहीं होता है नॉर्मली ऐसे वाक्यों में जब सिंगली वाक्य चल रहा है, आगे पीछे कोई वाक्य नहीं दिया गया है, तो द फ्यूअर का कोई काम नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आगे पीछे। जब साधारण वाक्य दिया गया है तो द फ्यूअर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये है गलत। अब बात करते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा ए फ्यू। पहले तो राइट आंसर बता दूं, ही प्रेज्ड अ फ्यू प्लेयर्स, उसने कुछ खिलाड़ियों की तारीफ की, वाक्य बिल्कुल सही हो गया है, ओके। उसने कुछ खिलाड़ियों की तारीफ की, ए फ्यू का मतलब क्या है, सम, उसने कुछ खिलाड़ियों की तारीफ की। अब अगला क्वेश्चन उठता है मैनी ए क्यों नहीं आ सकता। अपना दिमाग लगाइए, मैनी ए क्यों नहीं आ सकता। मैनी ए के बाद हमेशा, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था क्वेश्चन कि मैनी ए के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, ओके। वो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल सिंगुलर, मैनी ए के बाद। इसलिए यहाँ पर नाउन कैसा है, यहाँ पर नाउन है प्लूरल, तो मैनी ए के बाद नाउन आता है काउंटेबल सिंगुलर, जबकि प्लेयर्स कैसी नाउन है, प्लूरल है, इसलिए मैनी ए आंसर नहीं हो सकता। अब बढ़ते आगे, द लेटर। द लेटर का अर्थ क्या पहले जान लीजिएगा। द लेटर एक्चुअली द फॉर्मर का ऑपोजिट वर्ड है। द फॉर्मर का मतलब दो में से पहले वाला, और द लेटर का मतलब दो में से बाद वाला। दो में से पहले वाला है
द फॉर्मर, तो ऑपोजिट क्या होगा, द लेटर, दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला। लेकिन यहाँ दो की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ दो की बात ही नहीं चल रही है। ही प्रेज द फ्यूअर प्लेयर्स, यहाँ दो की बात नहीं चल रही, द फॉर्मर का, द लेटर का कोई काम नहीं है। द फॉर्मर होता है दो में से पहले वाला, द लेटर होता है दो में से बाद वाला। यहाँ हम दो की बात कर रहे हैं तो प्लेयर्स कह रहे हैं, प्लेयर्स ऑब्वियसली ज़्यादा ही हैं, दो का कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए द लेटर नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ है दो में से बाद वाला। जैसे राम और श्याम दो स्टूडेंट्स हैं, पहले वाला खेती करता, पहले वाला दिल्ली में रहता है और दूसरे वाला जयपुर में रहता है। तो पहले वाला कौन है, राम द फॉर्मर, दूसरे वाला जयपुर रहता है श्याम, श्याम है द लेटर। तो जब आप जो दो की बात करते हैं तब प्रयोग करते हैं द फॉर्मर द लेटर। अगर हम दो की बात नहीं कर रहे हैं तो द फॉर्मर द लेटर की आवश्यकता नहीं है। LATTR, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। अब बचा है मच, मच तो वैसे भी नहीं आ सकता, आप सब जानते हैं। मच के बाद जो नाउन आता है वो होता है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, क्योंकि मच जो है वो मात्रा दिखाता है, क्वांटिटी दिखाता है, और प्लेयर्स की क्वांटिटी नहीं होती, संख्या होती है, और संख्या दिखाने के लिए मच कभी नहीं आता। एग्जैक्ट आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा ए फ्यू। अब सही आंसर क्या होगा, ही प्रेज्ड अ फ्यू प्लेयर्स, उसने कुछ खिलाड़ियों की तारीफ की, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लेट्स सी। शी हैज बीन फेमिलियर विद लॉट ऑफ राइटर्स, वह काफ़ी खिलाड़ियों से परिचित रही है, यानी काफ़ी खिलाड़ियों से, काफ़ी राइटर्स उसे जानते हैं। राइटर्स कौन होते हैं, लेखक। ओके, तो वह काफ़ी राइटर्स को जानती है, राइटर्स होते हैं लेखक। गलती कहाँ दिख रही है, ये देखिए आप, ए लॉट ऑफ तो नहीं दिया है ना, नहीं, ए लॉट ऑफ तो नहीं है, ए लॉट ऑफ नहीं दिया है। तो आप कैसे, इसमें गलती क्या है। फेमिलियर का अर्थ होता है परिचित, विद यानी के साथ, यानी उसका परिचय कुछ खिलाड़ियों से, कई खिलाड़ियों से रहा है। लॉट ऑफ सेट नहीं हो रहा है, इसका कारण बताइए पहले। इसका कारण ये है कि लॉट ऑफ कभी भी इस प्रकार से या तो आता है ए लॉट ऑफ या आता है लॉट्स ऑफ। लॉट ऑफ अकेला कभी नहीं आएगा, या तो ए लॉट ऑफ सही होगा या फिर लॉट्स ऑफ सही होगा। ओके, आप ए नहीं लगा रहे हैं ना आप एस लगा रहे हैं, केवल लॉट ऑफ कभी सही नहीं हो सकता, ये दिया नहीं गया, इसको हटाएं, ये तो है गलत। फिर आपके ऐसा सही कौन सा होगा, लॉट सही हो सकता है, नहीं, लॉट सही नहीं हो सकता, क्योंकि लॉट्स के बाद सीधे नाउन नहीं आ सकती। लॉट्स के बाद अगर ऑफ दिया होता, हमें दोनों को रिप्लेस करना है, क्योंकि ऑफ को भी देखो कैपिटल्स में लिखा गया है और लॉट को भी कैपिटल्स में लिखा गया है, इसलिए दोनों को हटाना पड़ेगा। दोनों को हटाएंगे तो लॉट्स आ सकता है, नहीं आ सकता। रीज़न क्या है, फिर ऑफ कहाँ से लाएंगे, इसलिए दोनों को हटाने के बाद ऑफ तो बचेगा नहीं, तो लॉट्स भी नहीं आ सकता। क्योंकि आपके से राइट आंसर जैसा आपके सामने दिख रहा है, राइट आंसर नंबर 2 है। ए लॉट ऑफ में सब चीज़ें आ गई है, ए भी आ गया है, लॉट भी आ गया, ऑफ भी आ गया, ये वाला है आंसर। शी हैज़ बिन फेमिलियर विद ए लॉट ऑफ राइटर्स, वह काफ़ी या कई या बहुत से लेखकों से परिचित रही है, उसका परिचय बहुत से लेखकों से रहा है। अब आपके से लेस क्यों नहीं आ सकता, लेस लिटिल का कंपैरेटिव है, और आप सब जानते हैं कि लेस लिटिल का कंपैरेटिव है। लिटिल तो मात्रा दिखाता है, जबकि राइटर्स क्या हैं, राइटर तो मनुष्य है, इनकी तो संख्या हो सकती है, मात्रा नहीं हो सकती, इसलिए लेस लिटिल का कंपैरेटिव है, ये मात्रा दिखाने के लिए आता है। और ए लिटिल क्यों नहीं आ सकता, ये भी आप समझ गए होंगे, ए लिटिल भी जो है मात्रा दिखाता है, और मात्रा दिखाने वाले शब्द संख्या दिखाने वाले शब्दों से पहले नहीं आ सकते, तो राइटर संख्या दिखाता है, संख्या से पहले ए लिटिल नहीं आ सकता, ये भी आपका आंसर नहीं, आपका सही आंसर है ए लॉट ऑफ। शी हैज़ बिन फेमिलियर विद ए लॉट ऑफ राइटर्स, शी हैज़ बिन फेमिलियर विद अ लॉट ऑफ राइटर्स, ये बिल्कुल सही आंसर है। लॉट्स गलत है, लेस गलत है, ए लिटिल भी गलत है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें एक चीज़ नोटिस और कर लीजिएगा, फेमिलियर के बाद विद आता है। ओके, इसका अर्थ होता है किसी से परिचित होना, जैसे ही इज़ फेमिलियर विद मी, वह मुझसे परिचित, वह मुझे जानता है, तो ही इज़ फेमिलियर विद मी, वहाँ पर फेमिलियर का अर्थ है परिचित, और आंसर यहाँ पर हो गया लॉट ऑफ। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, आपको जो कैपिटल्स में उसे ही रिप्लेस करना है, और कैपिटल्स में क्या है देखते हैं।
पहला पॉइंट देखिएगा, हिज यहां पर दिया जा रहा है। हाफ द स्टूडेंट्स वांट टू डोनेट हिज बुक्स। गलती क्या हुई है चेक कर लेते हैं। हाफ द स्टूडेंट्स का अनुवाद करते हैं, उसका अनुवाद निकलेगा आधे छात्र चाहते हैं अपनी किताबें दान करना चाहते हैं। आधे छात्र, हाफ द स्टूडेंट्स। याद रखना आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आप ऐसे लिखते हैं ये भी सही है, उन छात्रों में से आधे छात्र, ये भी ठीक है। और ऑफ को अगर आप हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ द स्टूडेंट्स भी सही है। वांट आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुवचन संज्ञा बहुवचन क्रिया। वांट केवल फर्स्ट फॉर्म है, केवल फर्स्ट फॉर्म बहुवचन को दिखाता है, बिल्कुल सही है, वांट आ रहा है। लेकिन आगे गलती हो गई है, आधे छात्र अपनी किताबें दान करना चाहते हैं। अपनी आधे छात्र, तो हिज कैसे आ सकता है? हिज तो एक छात्र के लिए आता है, यहाँ एक छात्र नहीं है, यहाँ एक छात्र नहीं है, यहाँ तो छात्रों है। आधे छात्र बहुवचन के रूप में आ रहा है, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। आधे छात्र अपनी किताबें दान करना चाहते हैं, देयर विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही जो उत्तर होगा वो देयर होगा, यहाँ पर देयर सेट होगा। आधे छात्र अपनी किताबें दान करना चाहते हैं, देयर आएगा। दैट क्यों नहीं आएगा? पजेसिव वर्ड चाहिए बुक्स से पहले, दैट का कोई काम नहीं। देम बेतुका है, यहाँ कोई काम नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद आता है। हर क्यों नहीं आएगा? लड़की, एक लड़की की बात नहीं करे, वैसे भी एक वचन है, अगर हर सही हो सकता है तो हिज भी सही हो सकता है, लेकिन दोनों ही गलत है, क्योंकि ये भी सिंगुलर को दिखा रहा है, ये भी सिंगुलर को दिखा रहा है। और हमें चाहिए बहुवचन, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो आधे छात्र हैं, आधे छात्र बहुवचन है, देयर इज द राइट आंसर। इस वाक्य में जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा देयर। हाफ द स्टूडेंट्स वांट टू डोनेट देयर बुक्स। आधे छात्र अपनी किताबें दान करना चाहते हैं, ये होगा देयर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 9। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हिज दिया जा रहा है, ये पुरानी किताबों में लिखा गया है पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में लिखा गया है। लेकिन जो मॉडर्न किताबें हैं उनमें पजेसिव जो शब्द होते हैं उनको पजेसिव डिटर्मिनर कहा गया है। ऐसे डिटर्मिनर जो पोजेशन दिखाते, अधिकार दिखाते, तो पजेसिव प्रोनाउन पुरानी किताबों में है, नई किताबों में पजेसिव डिटर्मिनर दिए जाते हैं। ओके, जिन किताबों को अपडेट नहीं किया गया है उनमें आज भी आपको ये पजेसिव प्रोनाउन के नाम से मिलेंगे। लेकिन सही जो है, फिलहाल जो अप्रोच आ रहा है उसमें ये है कि ये पजेसिव जो शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए माई कार, मेरी कार, माई कार में माई क्या है, उसे पजेसिव डिटर्मिनर कहा जाएगा। ओके, तो ये हिज भी पजेसिव डिटर्मिनर है, इसलिए ये गलत था, ये क्यों बताया मैंने आपको बता दिया। और जो किसी नाउन से पहले आते हैं उसके संबंध अधिकार दिखाते हैं, वे पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। यहाँ पर हिज गलत था, देयर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वेरी फ्यूअर पीपल आर ट्रस्टवर्दी नाउअडेज। आजकल बहुत कम लोग जो हैं वो विश्वास के लायक हैं या विश्वसनीय हैं। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है? जिस पर विश्वास किया जा सके वो ट्रस्टवर्दी होता है, रिलायबल होता है, ट्रस्टवर्दी। तो लिखा है बहुत कम लोग आजकल वफादार होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। नाउअडेज क्या होता है? आजकल। नाउअडेज कुछ लोग अलग अलग करके लिखते हैं जो कि गलत है। याद रखें एग्जामिनेशन में इसको ऐसे भी ना लिखें नाउअडेज, ये भी गलत माना गया है। नाउअडेज को मिलाकर ही लिखें, अलग अलग नहीं लिखना है। अब बात करते हैं रिप्लेस किसको करना है। जो बोल्ड में दिया गया है, कैपिटल्स में दिया गया, फ्यूअर। आप सब जानते हैं वेरी शब्द के बाद जो डिग्री आती है वो पॉजिटिव आ सकती है, यानी कि कंपैरेटिव नहीं। और फ्यूअर किस में आएगा? कंपैरेटिव। किसका कंपैरेटिव है? फ्यू का कंपैरेटिव है, फ्यू का कंपैरेटिव है। ओके, तो वहां से वेरी को हटा, वेरी नहीं आ सकता। लेकिन हमें किसको रिप्लेस करना है? जो कैपिटल्स में दिया गया, कैपिटल्स में किसको दिया? फ्यूअर को, इसको रिप्लेस करना है। फिलहाल राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल सही है, फ्यू इज द राइट आंसर। वेरी के बाद पॉजिटिव शब्द आ सकता है, पहला शब्द आ सकता है, इसलिए फ्यू इज द राइट आंसर। फ्यूअस नहीं आ सकता, वेरी के बाद सुपरलेटिव नहीं आता है। कभी कभी आ जाता है, लेकिन वेरी के बाद अगर सुपरलेटिव आएगा तो द लगेगा, द के बाद सुपरलेटिव है, पर ऐसा कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन जो अपने पास राइट आंसर दे रखा है इसमें द नहीं लगा वैसे भी, तो वेरी फ्यूएस्ट वैसे भी नहीं आ सकता। वेरी के बाद सुपरलेटिव आ सकता है, लेकिन पहले द लगना चाहिए, इसलिए फ्यूएस्ट गलत हो जाएगा। लिटिल गलत क्यों है? आप सब देख रहे हैं।
लिटिल यहाँ पर मात्रा को दिखा रहा है, और पीपल की मात्रा नहीं होती, संख्या होती है, इसे लिटिल का कोई काम नहीं। लिटिल का अर्थ है संख्या, मात्रा में ना के बराबर, मात्रा में न के बराबर, ये मीनिंग है, मात्रा में ना के बराबर मीनिंग है लिटिल का। और हम बात करें पीपल की, और पीपल की मात्रा नहीं संख्या होती है, इसलिए लिटिल भी गलत है। लेस क्या है? लिटिल का कंपैरेटिव है, इसलिए लेस नहीं आ सकता। ओके, वैसे वही वाली बात आ गई, जब लिटिल नहीं आ सकता लेस कैसे आ सकता है? लिटिल का कंपैरेटिव क्या है? लेस है, और इसलिए लेस गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक ही राइट आंसर है फ्यूअर। फ्यूएस्ट भी गलत है, लेस भी गलत है, राइट आंसर क्या? फ्यू। आपका उत्तर होगा सी। तो सही वाक्य क्या बनेगा? वेरी फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी नाउअडेज। आजकल बहुत कम लोग विश्वास के लायक हैं। तो वेरी के बाद, वैसे याद रखिएगा मोटा नियम, वेरी के बाद एक डिग्री लगानी है या कोई शब्द लगाना है, वो पहली डिग्री का शब्द होगा, यानी पॉजिटिव डिग्री का शब्द होगा। कंपैरेटिव सुपरलेटिव यूज नहीं करना है। कभी कभी सुपरलेटिव आ जाता है पर द के साथ आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है। बिल्कुल सही और सीधा रास्ता है, वेरी फ्यू इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इसमें भी आपको रिप्लेस करना है। ओके, यहाँ हमने कोशिश की है कि आपको जो एग्जामिनेशन में टाइप पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, वैसे हमने यहाँ पर कोशिश की है, ग्रामर के क्वेश्चंस। 10वां क्वेश्चन कहता है, ही सेड दैट ही विल लूज अ फ्यू रेपुटेशन दैट ही अर्नड विद हिज गुड बिहेवियर। उसने कहा कि वो अपनी थोड़ी बहुत इज्जत जो उसने कमाई है उसे खो देगा, और वो इज्जत जो उसने कमाई है अपने अच्छे व्यवहार के साथ, उस इज्जत को खो देगा। उसने ऐसा कहा। ये कल की बात हो सकती है और घटना भी नहीं, इसलिए विल भी सही है। याद रखिए कि ये क्वेश्चन ऐसा कल भी आया था। ऐसे वाक्यों में विल तब सही है जब ये काम अभी तक हुआ नहीं है, उसकी इज्जत गई नहीं है, इसकी इज्जत सलामत है, इसलिए यहाँ पर विल बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसमें राइट आंसर क्या होगा पहले देख लेते हैं। ए फ्यू गलत है। ए फ्यू गलत क्यों? अगर आपने डिटर्मिनर्स पढ़े हैं बड़े ध्यान से तो देखिएगा कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि दैट जब आए, और दैट का मतलब होता है जो, जब दैट का मतलब जो होता है तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में से द वाला शब्द आना चाहिए, क्योंकि द फ्यू जब भी आता है कि दैट जरूर आएगा। उसने कहा कि वह खो देगा वह थोड़ी बहुत इज्जत जो उसने कमाई थी अपने अच्छे व्यवहार से। लेकिन एक गड़बड़ और हो रहा है, रेपुटेशन कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल सिंगुलर, इसलिए द फ्यू नहीं आ सकता। अगर यह संख्या वाला शब्द होता, द फ्यू मंकीज, द फ्यू कॉइन्स, द फ्यू रुपीज, तो द फ्यू आ जाता, लेकिन ये तो रेपुटेशन है, और रेपुटेशन तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ द फ्यू नहीं आ सकता, क्योंकि फ्यू जब भी आएगा, किसी भी रूप में फ्यू आएगा, उसके बाद आने वाली नाउन प्लूरल होगी, इसलिए ये गलत है। द लिटिल इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर होगा द लिटिल, क्योंकि ये जो नाउन है रेपुटेशन वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मात्रा में आता है, मात्रा दिखाने के लिए द लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। आपके सर फ्यू क्यों नहीं आ सकता? फ्यू संख्या बताता है, वैसे भी कोई काम नहीं है, रेपुटेशन की संख्या नहीं होती है, फ्यू संख्या के लिए आता है, इसलिए फ्यू नहीं आया। लेस लिटिल का ही कंपेरेटिव है। ओके, लिटिल भी मात्रा दिखाता है, लेकिन दैट जब आगे दिया जाए तो लेस की आवश्यकता नहीं है, वहां पर द लिटिल का प्रयोग करें। फ्यू को रिप्लेस करें किससे? द लिटिल से रिप्लेस करेंगे, द लिटिल। सही वाक्य क्या होगा? ही सेड दैट ही विल लूज द लिटिल रेपुटेशन दैट ही अर्न्ड विद हिज गुड बिहेवियर। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि जब भी आपको देखना है कि द फ्यू, ओके, आगे दैट आएगा, और द लिटिल के बाद भी आगे दैट आएगा। ये दोनों याद रखिएगा आप। द फ्यू के बाद दैट और द लिटिल के बाद भी दैट आएगा। बाकी के बाद दैट नहीं आता है, ना फ्यू के बाद, ना ए फ्यू के बाद, ना लिटिल के बाद, ना ए लिटिल के बाद। द फ्यू और द लिटिल के बाद दैट आता ही है। ये देखिए दैट आया हुआ है। दैट का मतलब मिलना चाहिए जो, इस अर्थ में मिलना चाहिए, तब आप द लिटिल या द फ्यू का प्रयोग करते हैं। रेपुटेशन चूंकि अनकाउंटेबल है इसलिए द लिटिल आएगा, ए फ्यू नहीं आएगा। इसका राइट आंसर होगा द लिटिल, डी, ये राइट आंसर होगा। बाकी तीनों गलत हैं। ओके, चौथा वाला आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? लेट्स सी। अब की बार क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया है। क्वेश्चन का टाइप क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन का टाइप कहता है स्पॉट द एरर्स। 4 सेक्शन मिलेंगे, चारों में से आपको उस सेक्शन को चूज करना है जो कि आपका आंसर है।
ओके, चौथा जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो सभी में, ये आखिरी टाइप का क्वेश्चन है, इन सभी में आपको चौथा ऑप्शन नो एरर मिलेगा। अगर आपको लगता है वाक्य बिल्कुल सही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप नो एरर का ऑप्शन चूज करते हैं। या अगर आपको लगता है ऑप्शन ए में गलती है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी है, डी का मतलब नो एरर, वाक्य बिल्कुल सही है। बाकी तीनों में देखिए किस में गलती रही है। यहाँ देखिए चेक करते हैं वाक्य को। ही रिमेन्ड ए बैचलर ऑल दिस लाइफ नो एरर, कौन सा ऑप्शन लेंगे? क्या लगता है आपको? ही रिमेन्ड में गलती है? नहीं। ए बैचलर में गलती है? नहीं। और ऑल दिस लाइफ में गलती है? यस। क्या गलती है? वह, इसका अनुवाद करिए पहले, वह पूरी जिंदगी, ओके, वह पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहा, उसने शादी नहीं की। ही रिमेन्ड ए बैचलर ऑल दिस लाइफ, नहीं, दिस के स्थान पर आना चाहिए था ऑल हिज लाइफ। वह अपनी पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहा, शादी उसने नहीं की। ही रिमेन्ड ए बैचलर ऑल हिज लाइफ। ओके, ऑल हिज लाइफ इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। और गलती दिस की वजह से हो गई थी। ऑल दिस लाइफ कभी नहीं हो सकता, आप सब जानते हैं। लाइफ से पहले दिस दैट का प्रयोग थोड़ी करेंगे। ऑल के बाद, ऑल के बाद या तो आर्टिकल द आता है या फिर पजेसिव शब्द आते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी कुंवारा रहा, तो ऑल हिज लाइफ इज द राइट आंसर। इसलिए सी पार्ट में गलती, और सी में गलती क्या हुई है? दिस का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि गलत है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं फिर से। अभी यही सेक्शन चलेगा, स्पॉट द एरर। आपको गलतियां छांटनी है, कौन से पार्ट में गलती है। ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वी नीड टू फिनिश दिस बिफोर वी अर्न सच अ फेम। चेक करते हैं वाक्य को। डिटर्मिनर के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं। हमें ख़त्म करना इस काम को, इससे पहले कि हम प्रसिद्धि कमा सके, इससे पहले हम इस काम को ख़त्म करना, यानी कि प्रसिद्धि कमाने से पहले हम इस काम को ख़त्म करना पड़ेगा, या ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म करने की आवश्यकता है। ये इसका मीनिंग है। इसका मतलब ये हुआ, इस काम को ख़त्म करने से पहले हमें प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। हमें काम पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो हमें प्रसिद्धि मिलेगी। ये इसका मीनिंग आ रहा है। अब आपके से गलती कहाँ हुई है? यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। वी नीड टू फिनिश दिस, दिस का मतलब कोई भी काम हो सकता है, वाक्य बिल्कुल ठीक चल रहा है। हमें ये काम करने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम कमाते हैं या कमा सकें सच ए फेम। सी पार्ट में गलती है। ये था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। डी का मतलब नो एरर, लेकिन गलती तो है। और गलती कहाँ पर? ये ए फेम, एक्सक्यूज मी, गलती कहाँ हुई है? फेम जो शब्द है जिसका अर्थ से प्रसिद्धि, उससे पहले ए लगा रखा है। फेम जो शब्द है वो रेपुटेशन की तरह अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन नहीं लगा सकते। यहाँ पर ए लगा हुआ है, देखिए आप ध्यान से, इसलिए गलती है। अब सही क्या होगा? राइट आंसर, वी नीड टू फिनिश दिस बिफोर वी अर्न सच फेम। सच के बाद ए एन तब आता है जब आगे नाउन काउंटेबल सिंगुलर दी गई है। लेकिन फेम जो शब्द है जिसे फेमस बना है, फेम होता है प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि शब्द जो है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल ए नहीं लगा सकते, इसलिए ए, बी, सी और डी। ओके, तो सी पार्ट में गलती। हमारा जो आंसर जो आप सेव करेंगे एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन एग्जाम में, वो आंसर होगा सी। सी को आप सेव करेंगे, सी में गलती है, ए नहीं आएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है? एवरी ऑफ द बॉयज इन द रूम हैज अ ग्रीन कार्ड विद हिम। लिखा उन लड़कों में से प्रत्येक लड़के के पास, जो कमरे में लड़के बैठे हुए हैं, उन लड़कों में सभी के पास एक ग्रीन कार्ड है, अपने अपने सबके साथ, सबके पास ग्रीन कार्ड। ये वास्तव वाला ग्रीन कार्ड नहीं है, इसका मतलब हरे रंग का कार्ड। एक ग्रीन कार्ड वो भी होता है जो किसी देश की स्थायी सदस्यता या सदस्यता को लिए मिलता है, उसे ग्रीन कार्ड। लेकिन यहाँ इसका मतलब रंग में हरा है। ओके, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि कमरे में बैठे हुए जो लड़के, उनमें से प्रत्येक लड़के के पास एक हरे रंग का कार्ड है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। डी का मतलब नो एरर, लेकिन वाक्य में गलती दी गई। गलती क्या है? देखिए ध्यान से, ये देखिएगा, एवरी के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगा सकते। एवरी एक डिटर्मिनर है जिसके बाद ऑफ नहीं आ सकता। ईच के बाद ऑफ लगा सकते हैं, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगा सकते। गलती क्या हुई है? एवरी के बाद ऑफ दिया गया है। एवरी केवल एक ही प्रकार से यूज कर सकते हैं। एवरी के बाद जो नाउन आएगा वो होगा काउंटेबल सिंगुलर। ये होगा इसका राइट आंसर। लेकिन एवरी के बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, लेकिन ऑफ कभी नहीं आ सकता।
तो गलती हो एवरी में, एवरी के स्थान पे क्या आना चाहिए था? ईच। अब सही हुआ सेंटेंस, चेक कीजिएगा। ईच ऑफ द बॉयज इन द रूम हैज अ ग्रीन कार्ड विद हिम, वाक्य बिल्कुल सही हो गया है। एवरी के स्थान पर ईच का प्रयोग कर दें तो वाक्य सही हो सकता है। ओके, एक चीज़ और है, वैसे तो और भी शब्द लगा सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल एवरी के स्थान पर ईच लगाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए पार्ट में गलती है। आप जो एग्जाम में क्लिक करेंगे, एग्जाम में आंसर जो सेव करेंगे होगा ए में गलती हुई है। एवरी ऑफ कभी नहीं आ सकता, दैट वुड बी इनकरेक्ट। ईच ऑफ आ सकता है, यस, तो यहाँ पर ईच आ जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा, ईच ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ऑल द आईज ऑफ द डॉग वर बैंडेज्ड। उस कुत्ते की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। बैंडेज का अर्थ होता है, बैंडेज पट्टी को भी कहते हैं और पट्टी बांधना भी होता है। मैंने क्रिया के रूप में लिया है, ये क्रिया की थर्ड फॉर्म के रूप में लिया जा रहा है। 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सॉरी 4 है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी तब करेंगे जब नो एरर होगा। वाक्य बिल्कुल सही, लेकिन वाक्य सही नहीं है। आंखें कितनी हो सकती है? आंखें 2 हो सकती हैं, और हमने लगा दिया ऑल। मैंने कल भी जिक्र किया था, कभी भी ऑल का प्रयोग आप 2 के लिए नहीं कर सकते। ऑल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर 2। आंखें 2 ही होती हैं। डॉग, कुत्ते की आंखें बांध दी गई, उसे पट्टी बांध दी गई, तो ऑल 2 के लिए नहीं आता। ऑल के स्थान पे क्या आना चाहिए था? बोथ आना चाहिए था। बोथ द आईज ऑफ द डॉग वर बैंडेज्ड। ओके, या सिर्फ आईज भी कर देते हैं, द आईज ऑफ द डॉग वर बैंडेज्ड। कुत्ते की आंखों पर पट्टी बांध दी गई तो भी सही हो, लेकिन ऑल कभी नहीं आ सकता। आंखें 2 होती हैं, और 2 के लिए कभी भी हम 2 के लिए 2 के लिए हम ऑल का प्रयोग नहीं कर सकते। पहले पार्ट में गलती है, ए पार्ट में गलती है, बी बिल्कुल सही है, सी भी ठीक है, डी में हमें काम नहीं है। राइट, तो हमारा आंसर होगा ए में ऑल के स्थान या तो बोथ आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, ऑल गलत है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, देखते हैं। सर्टन इंस्पेक्टर वॉन्ट्स टू इंटेरोगेट यू अबाउट द थेफ्ट। कोई जो अधिकारी या इंस्पेक्टर है वो तुमसे पूछताछ करना चाहता है उस चोरी के बारे में। किसी पर शक है, पूछताछ करने के लिए इंस्पेक्टर पूछताछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता, अधिकार है उसको। गलती कहाँ हुई है? 4 ऑप्शन है, यस, 1, 2, 3 और 4। 4 ऑप्शन है, कौन से पार्ट में गलती हुई है? यहाँ तक बिल्कुल सही है। इंटरोगेट करना, पूछताछ करना, किससे कर रहे हैं सीधा आ जाएगा, किस बारे में कर रहे हैं अबाउट आएगा। थेफ्ट यानी चोरी होता है। गलती कहाँ हुई है? यहाँ गलती हुई है। सर्टन एक डिटर्मिनर है, इंस्पेक्टर एक वचन दिया गया है। 2 बातें मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सर्टन के 2 प्रयोग होते हैं। एक सर्टन का अर्थ होता है कुछ, अगर सर्टन का अर्थ कुछ होता है तो उसके बाद नाउन आती है प्लूरल। लेकिन सर्टन के बाद अगर इंस्पेक्टर शब्द सिंगुलर है, अगर सर्टन के बाद इंस्पेक्टर शब्द सिंगुलर है तो सर्टन नहीं आ सकता। फिर सर्टन के स्थान पे क्या आएगा? ए सर्टन। याद रखिएगा, ए सर्टन के बाद नाउन आती काउंटेबल सिंगुलर। गलती क्या हुई है? सर्टन तो लगा दिया पर ए नहीं लगाया, तो सही क्या होता? सही ये होता कि ए लगाया जाता सर्टन से पहले, तो सही होता ए सर्टन इंस्पेक्टर। आप कह सर ए सर्टन का मतलब क्या हुआ? इस ए सर्टन का मतलब है कोई जिसे मैं नहीं जानता हूं, जो मुझसे अपरिचित है, उसे कहते हैं ए सर्टन। जैसे अगर आप ये कहते हैं ए सर्टन बॉय, इसका मतलब कोई लड़का, ए सर्टन बॉय। और आप कह सर इसका मतलब क्या हुआ? सर्टन बॉयज, इसका मतलब है कुछ लड़के। तो अगर बॉयज आए तो सर्टन आएगा, एक वचन आया है तो ए सर्टन आएगा, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ गलती वही हुई है, इंस्पेक्टर एक वचन है पर मैंने सर्टन लगाया, मुझे लगाना चाहिए था ए सर्टन। अब ठीक हुआ है। तो ए पार्ट में गलती है। 15वें क्वेश्चन में ए पार्ट में गलती है, सर्टन के स्थान पर होगा ए सर्टन। बाकी वाक्य बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। He did not invest many money in the project, no error। 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 और 4। कौन से पार्ट में गलती हुई है? He did not invest many money in the project। उस प्रोजेक्ट में उसने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। इन्वेस्ट करना होता है पैसा इन्वेस्ट करना, निवेश करना। गलती हुई है बी पार्ट में, मनी गलत है, सॉरी मैनी गलत है। मनी शब्द कैसा है? अनकाउंटेबल सिंगुलर है, जिसे गिना नहीं जाता। याद रखना, रुपए को गिना जा सकता है, सिक्कों को गिना जाता है, परंतु धन को गिना नहीं जाता। धन एक कॉन्सेप्ट होता है दिमाग में हमारे। ओके, तो
तो धन को गिना नहीं जाता है, गिना जाता है रुपए को या सिक्कों को गिना जाता है, डॉलर्स को गिन सकते हैं। तो मैनी शब्द नहीं आएगा, क्योंकि मैनी जब भी आएगा उसके बाद आने वाली नाउन प्लूरल होती है। यहाँ पर मनी जो शब्द होता है अनकाउंटेबल है, इसके स्थान पे आना चाहिए था मच। ही डिड नॉट इन्वेस्ट मच मनी इन द प्रोजेक्ट। तो बी पार्ट में मैनी के स्थान पे मच आएगा, यही गलती है। आपका आंसर होगा बी। ए बिल्कुल सही है, यस। सी बिल्कुल सही है, डी के हमें कोई काम नहीं है। बी में मैनी के स्थान पर मच आएगा, क्योंकि मनी जो शब्द अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल मैनी शब्द नहीं आ सकता। मैनी तो बहुवचन से पहले आ सकता है, तो मच बिल्कुल सही होगा। मच का अर्थ अधिक, इसका मीनिंग निकलेगा उसने उस योजना में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। लेट्स सी। व्हाट अ फन इट इज टू स्विम इन दिस रिवर। इस नदी में तैरना कितना मजे की चीज़ है। कोई बच्चा, कोई जवान युवक जो नदी में तैर रहा है, उसे तैरते हुए अच्छा लगा, उसने कहा इस नदी में तैरना कितना सुखद है, कितना आनंददायक है। लेकिन गलती कर गया बोलते समय वो। वॉट ए फन। फन जो शब्द है याद रखिएगा FUN, फन का मतलब मजा, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। ये अनकाउंटेबल है, यू का मतलब अनकाउंटेबल, उससे पहले आप AN नहीं लगा सकते। यहाँ पर यही गलती हुई है, वॉट ए फन कर दिया। वॉट ए फन कहना गलत है, क्योंकि फन अनकाउंटेबल है, ए नहीं लगा सकते। बी पार्ट में वाक्य में फन में ए लगा है, गलत है। सही होगा वॉट फन इट इज टू स्विम इन दिस रिवर। इन नदी में तैरना कितना मजेदार है, कितना आनंददायक है। फन यहाँ पर नाउन के रूप में है, लेकिन अनकाउंटेबल है, ए नहीं लगा सकते आप। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। Where are all another travelers staying in this metro area? इस मेट्रो क्षेत्र में, मेट्रो सिटी के एरिया में जो यात्री रह रहे हैं, वो यात्रियों में से बाकी यात्री कहाँ पर गए। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। अब देखते हैं यहाँ पर Where are all another travelers। डिटर्मिनर अनदर गलत आ गया। ऑल के बाद अदर आ सकता है, अनदर नहीं आ सकता। ऑल अनदर कभी नहीं होगा। गलती हुई है बी पार्ट में। ए पार्ट बिल्कुल सही है। सी पार्ट जिसका अर्थ है स्टेइंग बिल्कुल सही है। सॉरी स्टेइंग, और यहाँ पर लेंगे एक और पार्ट ले लेते हैं। इन दिस, ये 5 भाग बन गए। इन दिस मेट्रो एरिया बिल्कुल सही है। नो एरर से हमें कोई काम नहीं है, कोई गलती तो है। नो एरर कैसे चूज कर सकते हैं। बी पार्ट में ऑल के बाद अनदर नहीं आएगा। वाक्य तो आगे बहुवचन तो आ रहा है, ट्रैवलर्स प्लूरल, लेकिन अनदर गलत आ गया। ऑल के बाद अदर आना चाहिए था। वाक्य सही क्या बनता। वेयर आर ऑल अदर ट्रैवलर्स स्टेइंग इन दिस मेट्रो। इस मेट्रो एरिया में रुकने वाले जो रुके हुए हैं वो सारे बाकी सभी यात्री कहाँ पर हैं। बाकी सभी यात्री का, ऑल अदर ट्रैवलर्स। इसका मतलब बोलने वाला खुद भी एक ट्रैवलर है, या राइट। वो कह रहा है बाकी अन्य सभी जो ट्रैवलर्स वो कहाँ हैं, तो अनदर के स्थान पे अदर आएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। तो बी में गलती हुई है। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लेट्स सी। ग्रेट मैनी पीपल लिव अ डल लाइफ। 4 पार्ट किए गए हैं, वाक्य चेक कर लेते हैं। नंबर 1 2 3 4, ए बी सी और डी। बताइए कौन से पार्ट में गलती। इससे हमें कोई काम नहीं। क्यों नहीं काम, क्योंकि गलती तो हुई है। कहां पर हुई है। ए डल लाइफ बिल्कुल सही है। एक विशेष प्रकार का जीवन जीते, ए लगा सकते हैं। ए गुड लाइफ, ए बैड लाइफ, ओके, ए रिच लाइफ, ए डल लाइफ, बिल्कुल ठीक। लिव क्यों आ रहा, पीपल बहुवचन है, लिव आएगा, बिल्कुल सही है। अब बात करें गलती कहाँ हुई, यहाँ पर हुई है। ग्रेट मैनी नहीं होता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। ए ग्रेट मैनी होगा, या फिर होता है ए गुड मैनी। केवल गुड मैनी या ग्रेट मैनी नहीं हो सकता, उससे पहले ए आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ए लगना चाहिए था। ए ग्रेट मैनी पीपल लिव ए डल लाइफ। इसका मतलब बहुत से लोग एक बेकार जीवन जीते हैं, नीरस जीवन जीते हैं। इसका मतलब ये है। तो ग्रेट से पहले ए लगना चाहिए था। या तो ए ग्रेट मैनी होता है या ए गुड मैनी। केवल ग्रेट मैनी या केवल गुड मैनी नहीं हो सकता, ठीक है। उससे आपको ग्रेट आते ही गुड आते ही ए लगाना पड़ेगा। अब ये ठीक हो गया बिल्कुल। ये गलती है 19वें में, आपका आंसर होगा ए में गलती हुई है। आपने ए जो हम लोगों ने ए का यूज़ नहीं किया, तो ए पार्ट आपका आंसर होगा ए। उसको आप सेव करेंगे एग्जामिनेशन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट।
The last question is, in fact, he did not desire to lose neither of his two friends. इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मीनिंग देखिए क्या निकल रहा है। वास्तव में वह नहीं चाहता था कि वह दोनों में से किसी भी दोस्त को खोए, यानी वो दोनों दोस्तों को रखना चाह रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि उसके दो दोस्तों में से एक दोस्त उससे अलग होने वाला था, या उससे झगड़ा होने वाला था, या उसका झगड़ा हो गया था, लेकिन वो दो दोस्त जो थे उनमें से किसी दोस्त को खोना नहीं चाह रहा था। ये इसका मीनिंग है। अब आप कैसे गलती कहाँ हुई चेक कर लेते हैं। लेट्स सी कहाँ गलती हुई है। बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर, और गलती क्या है लेट्स सी देखते हैं। इन फैक्ट ही डिड नॉट डिजायर टू लूज नाइदर ऑफ हिज टू फ्रेंड्स। अपने दो दोस्तों में से, दो दोस्त हैं उनमें से किसी को नहीं खोना चाह रहा था। डबल नेगेटिव का दोष आ गया है। पहले नोट आ रहा बिल्कुल ठीक चल रहा अपनी जगह पर। इन फैक्ट ही डिड नॉट डिजायर टू लूज नाइदर, नाइदर नहीं आएगा, आइदर आएगा। आपके सिर ऐसा क्यों हुआ है? डबल नेगेटिव हो जाता। यहाँ आपने नॉट भी लगा दिया है, ओके, और यहाँ पर आप नाइदर भी लगा दिया, तो डबल नेगेटिव आ गया। किसी वाक्य में, एक ही वाक्य में डबल नेगेटिव नहीं आ सकते, ये एक गलती मानी जाती है। पहला तो सही चल रहा है, उसको मत छेड़ो। दूसरा जो आ रहा है वो गलत आ रहा है, इसके स्थान पे आना चाहिए था आइदर, ये वाला सही है। इन फैक्ट ही डिड नॉट डिजायर टू लूज आइदर ऑफ हिज टू फ्रेंड्स, तो नाइदर के स्थान पे आइदर आएगा। नाइदर गलत है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। डबल नेगेटिव्स अगर आते हैं तो ये इज ए या इज एन एरर, ये गलती मानी जाती है। डबल नेगेटिव्स का क्वेश्चन अगर बनता है, यहाँ पर वही गलती हुई है, राइट। तो यहाँ में नाइदर के स्थान पर आइदर करना है। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी, आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ जो चीज़ आप सीख रहे हैं उन्हें आप सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें आपको ज़्यादा लाभ मिले, और जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, वो और ज़्यादा सीखें, राइट। अपना फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।